नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी ट्रिपल एस से यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले पेट एग्जाम 2025 को देखेंगे और यह नोट्स समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। यानी इसके अंतर्गत यानी पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट है और यह जो नोट्स है इसमें समसामयिक घटना चक्र का नोट्स है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार संयोजित है, सिलेबस के हिसाब से कॉम्बिनेशन दिया गया है। यानी इसमें यह है कि 70 यूपीट्रिपलएससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न इसमें समाहित हैं, जिसके अंतर्गत यह टॉपिक है। यानी ये टॉपिक जो आपका है जिसमें समान अध्ययन समान जागरूकता यानी जीके और समान जागरूकता यानी रीजनिंग है, और समान विज्ञान एवं प्रारंभिक अंकगणित तर्क एवं तर्क शक्ति रीजनिंग, ग्राफ एवं तालिका, समान हिंदी और समान अंग्रेजी इन टॉपिकों के अंतर्गत ये जो है 70 जो यूपीट्रिपलएससी अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न इसमें दिए गए हैं। कहने का आशय वह संक्षेप में इसमें देखें तो जो अब तक यूपी ट्रिपल एससी जो 70 परीक्षाओं को कंडक्ट कराया है उससे ज़्यादा कराया है, लेकिन इसमें 70 जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें जो पेट के लिए सिलेबस के हिसाब से कॉमन है। कॉमन का मतलब जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में अब तक जितने भी सिलेबस में कॉमन रहे हैं या परीक्षाओं में कॉमन रहे हैं उसको हिंदी को उसने निकाल दिया है वो पेट के लिए। और हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री के तीनों पार्ट को पेट के लिए निकाल दिया जो विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कलेक्शन हो जाता है समसामयिक घटना चक्र के नोट्स का। इसके अंतर्गत इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो अनुक्रमणिका के अंतर्गत इसमें कुल मिलाकर 15 जो टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें हम देखें तो प्रथम 10 इसके जो टॉपिक है, प्रथम 10 टॉपिक को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यानी संपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है। प्रथम 10 टॉपिक यहाँ तक है, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग तक है। यहाँ तक जो है प्रत्येक जो है 5-5 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रत्येक प्रश्न होगा 1-1 नंबर का होगा और प्रत्येक टॉपिक से 5-5 प्रश्न होंगे, कुल मिलाकर 50 नंबर के यहाँ तक हो गए हैं। इसके बाद आखिरी के जो 5 टॉपिक है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका वेटेज ज़्यादा है। यहाँ शुरुआत होती है इसकी समसामयिकी से यानी करंट अफेयर से, जिसके अंतर्गत भारतीय एवं वैश्विक यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा। इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। सामान्य जागरूकता यानी जीके जो होगा, जीएस नहीं बल्कि जीके जनरल नॉलेज होगा, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। और इसके बाद 13वीं टॉपिक जो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या विश्लेषण, इस पर भी जो होगी 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के, यानी इन दोनों का वेटेज 20 नंबर का है। तो आखिरी के 5 टॉपिक का देखें जो वेटेज है 50 नंबर का हुआ, और शुरू के जो 10 टॉपिक है उसका भी देखें 50 है। कुल मिलाकर कितने नंबर का हो गया? 100 नंबर का हो गया। प्रश्नों की संख्या भी 100 है, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1-1 नंबर का होगा। तो इस 100 जो प्रश्न होंगे पेट में पूछे जाएंगे 100 नंबर के लिए। समय इसमें अलाटेड कितना है? 2 आवर का, 2 घंटे का समय रहेगा। और आप यदि गलत उत्तर करते हैं यानी गलत हल करते हैं तो आपको दंड स्वरूप 1/4 का नेगेटिव मार्क दिया जाएगा। अर्थात कहने का आशय हुआ कि यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो सही में से 1/4 अंक काट लिया जाएगा। 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही में से काट लिया जाएगा। तो इस बार का पेट जो है नए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार से है, यानी इस बार जो है नया इसमें यह जोड़ा गया है कि 3 साल की वैलिडिटी के लिए जो है इस बार पेट का आयोजन यह यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है। इसलिए बार बार आपको एग्जाम देने की झंझट से मुक्ति मिल सकती है। एक ही बार आप अच्छे से मेहनत कर लें, यानी 75 या 80 नंबर ला लें, या परसेंटाइल आपका 99 पॉइंट से ज़्यादा हो या मतलब 98-99 हो, तो आप ज़्यादातर एग्ज़ाम देने के एलिजिबल हो सकते हैं जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हैं। तो कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि अच्छा इसमें परफॉर्मेंस करें और 3 साल के जो वैलिडिटी के साथ जो एक बार इसी बार आप मेहनत करके बार बार परीक्षा देने से आप जो है मतलब अपने आप को समय पर आप दे सकते हैं, बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ये ध्यान दें कि इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो है इस पर चैनल पर जा करके जो प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर को देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं से मैंने, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्जाम के लिए है। राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जैसे देखें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है अपर पीटी एग्जाम 2025, आरओ मेंस एग्जाम 2023, एलटी ग्रेड जीआईसी इत्यादि के लिए। इसके बाद 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, संघ लोक सेवा के आयोग की परीक्षाओं के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए और एसएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर जो है उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सारा लेक्चर देख सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से।
तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए आज के लेक्चर को देखें तो आज का लेक्चर जो है यह भारतीय इतिहास से है। भारतीय इतिहास में देखें तो जो ये है पेट में इसका सिलेबस जो है यहाँ पर इन टॉपिकों के अंतर्गत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन भारत, विविध सल्तनत काल। इतना जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ये ध्यान दें कि अब तक यानी भारतीय इतिहास में जो है हमने सल्तनत काल तक देख लिया है। और इसमें समसामयिक घटना चक्र ने क्या किया है कि इसमें 70 जो प्रश्न है यानी पेट सहित जो है 70 विभिन्न परीक्षाओं जिसका आयोजन यूपीटीपीएससी ने कराया, उसमें इन टॉपिकों के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका एग्जाम कलेक्शन कर दिया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका नोट्स है। चलिए देखते हैं, आज मुगल साम्राज्य को देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं। इसका पूर्वावलोकन करते भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक की यूपीटीपीएससी जो प्रश्न पूछा है उसको आप एक बार देख लें। हालांकि पूर्व में हमने भी कई टॉपिकों में चर्चा किया है। इसमें देखें 13 प्रश्न है। वैदिक संस्कृति में देखें तो कुल मिलाकर इसमें जो प्रश्न पूछा है यूपीटीपीएससी वैदिक संस्कृति से वो आपका है 14 प्रश्न है। और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन शिक्षाओं से देखें तो सर्वाधिक अभी तक पूछा है। इसमें कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इसमें जो पूछा अब तक प्रश्न 23 प्रश्न पूछा है। जैन धर्म, महावीर जीवन शिक्षाओं से देखें अब तक यूपीटीपीएससी विभिन्न परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछा है, तो कुल मिलाकर इसमें जो प्रश्नों की संख्या 8 है। इसके बाद मौर्य वंश जिसके अंतर्गत जो है सिलेबस में सम्राट अशोक के बारे में जो पूछा गया है, तो इसमें देखें प्रश्नों की संख्या यूपीटीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में कितने पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं 16 प्रश्न है। इसके बाद गुप्त वंश यानी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सिलेबस में है यूपीटीपीएससी के, तो इस पर आधारित विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं वह 9 हैं। हर्षवर्धन से देखें तो कुल मिलाकर सबसे कम है, 5 प्रश्न पूछे गए। राजपूत काल से देखें तो इसमें जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है वो 12 है। और प्राचीन भारत जो विविध है इस पर जो दूसरा सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है वह आपका है 20 प्रश्न पूछा है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखें जो कि यूपीटीपीएससी के सिलेबस में है उसमें सल्तनत काल से शुरू होता है। और सल्तनत काल में हमने देखा था कि 4 महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं उस पर हमने चर्चा विस्तार कर लिया पूर्व लेक्चर में। तो सल्तनत काल पर देखें जो प्रश्न पूछा है यूपीटीपीएससी अब तक उसका एग्जाम कलेक्शन किया गया, तो आप देख लें। यानी इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत राजवंश में सबसे कम अवधि तक खिलजी वंश ने शासन किया था 20 वर्ष से, और सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने 92 वर्ष तक किया था। तो इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया है। और इस पर पूछे गए प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, इसमें कुल पूछे गए प्रश्नों की संख्या 27 है। तो 27 प्रश्नों को आप देख लें एक नज़र में। आज देखने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत भी देख लें अब तक यूपीटीपीएससी विभिन्न परीक्षाओं में अब तक यानी अपने विभिन्न परीक्षाओं जिसका कंडक्ट यूपीटीपीएससी करा था उसमें पूछे गए प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य से कितने पूछा है तो एक नज़र इस पर देख सकते हैं। यानी पूछे गए प्रश्नों की संख्या देखें तो यह आपका इसमें सर्वाधिक है। यानी अब तक देखें तो सर्वाधिक मुगल साम्राज्य से ही पूछा। कुल मिलाकर देखें 50 प्रश्न पूछा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो होगा वह मध्यकालीन भारत का विविध प्रश्न इसमें सम्मिलित होंगे। तो इसमें चलिए पहले 50 प्रश्न जो मुगल साम्राज्य से हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में यूपीटीपीएससी द्वारा पूछे गए उसको एक नज़र देख लेते हैं। व्याख्या सहित इसका देखें प्रश्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका व्याख्या होता है, इसलिए आप व्याख्या पर पूरा ध्यान दें। यानी व्याख्या को आप सरसरी निगाह से देखें क्योंकि उसी आधार पर जो है अगला प्रश्न बना सकता है। यानी कहने का से हूबहू प्रश्न तो नहीं बनाता है या बन भी सकता है, लेकिन व्याख्या में सारे प्रश्न निहित होते हैं। तो मुगल साम्राज्य देखते हैं। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत पहला PYQ देखते हैं। इसमें तो यह मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था, तो ये है खानवा के युद्ध में। ये देख सकते हैं कब पूछा गया है। 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा उनके सहयोगियों को हराया था। कब? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और कौन युद्ध में लड़ा था? राणा सांगा। तो राणा सांगा और सहयोगियों को हरा दिया था बाबर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, जिसका डी हुमायूं। देख सकते हैं कब पूछा है। एक्सप्लेनेशन देखें तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीनपना भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। यानी कौन कहा है, ध्यान रखना है कि इतिहास का लेन पुल ने कहा है। तीसरा PYQ देखें, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन बैठाया गया था, तो ये कलानौर में। यानी हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ पर मुगल सिंहासन बैठाया गया था, कलानौर में बनाया गया था। तो
आपको हमने देख लिया था कि हुमायूं के साथ दुर्घटना क्या हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? दीनपना भवन, जो कि शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी हुमायूं की मृत्यु। इसके बाद देखें इसका एक्सप्लेनेशन। हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1526 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था, तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक कराया गया। 4 नंबर पीवाई को देखें। निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? यानी भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है। तो ये कह रहा है कि किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी के समय में, इसको देख सकते हैं, कब पूछा है। एक्सप्लेनेशन देखें तो अफगान शासक शेरशाह सूरी, इसका समय 1540 से 1545 यानी 5 वर्ष के रहा, के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। एक्सप्लेनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें 5वां प्रश्न, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो डी शेरशाह ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो विकल्पगत शासकों में शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई, यानी उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो इस जो प्रश्न है इसके हिसाब से शेरशाह सूरी जो है भूमि मापांकन की व्यवस्था किया था इन सभी में। इसके बाद देखें जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बी अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद जो है अकबर को कहते हैं। देखें अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वो मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और हुमायूं का पुत्र था। यानी इसमें याद रखें कि जो मुगल वंश का संस्थापक का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, तो इसका भी नाम पूछ सकता है असली, और हुमायूं ये इसका पुत्र था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? डी बैरम खां था। इसको ऊपर हमने देख लिया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसको भी देख सकते हैं। यह है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जब उसका राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक बना, जो उसका शिक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया। उसे खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। इंपॉर्टेंट है। यह देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुक्त परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान दें इसका एक्सप्लेनेशन। 8वां पीवाईक्यू, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बी है अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ देख सकते हैं ये द्वितीय युद्ध है। और हमने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। वहीं से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, लोदी वंश का समापन होता है। तो यहाँ देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये पूछ रहा द्वितीय युद्ध पानीपत का है। पानीपत यानी जो हरियाणा में है का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर हेमू का मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी ये भी विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हमने देखा था विक्रमादित्य कहा जाता है, वैसे हेमू भी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय होता था। बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। हेमू क्या था? आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिसमें 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। 22 में विजय प्राप्त हुई थी, 1 में हारा था, यानी 2 में हारा था, 1 में उसकी मृत्यु हो जाती है अकबर के समय युद्ध में, यानी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। 9वां पीवाईक्यू युद्ध के मुख्य में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया था? यानी निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया, यानी इसमें इसके विरोधी दिए गए हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई देखें तो बाबर और इब्राहिम लोदी, सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान मराठा, ये गलत है। अभी हमने देखा कि अकबर और हेमू के बीच था, यही गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप अकबर, सही है, ये भी सही है। इसमें से कोई नहीं दिया है, तो इसमें देख सकते हैं कब पूछा है, यानी एक्सप्लेनेशन देखें। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत दूसरी लड़ाई 1556 हेमू और अकबर के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती है 1761 में होती है, जिसमें अफगानों और मराठों के बीच में होती है, उसमें आगे हम देखेंगे आधुनिक भारत में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। 10वां पीवाईक्यू देखें 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो सी है अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच 1556 में पानीपत हरियाणा में है कि मैदान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना
की विजय होती है। 11 नंबर देखें, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो अबुल फजल वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे। इसके बाद देखें तो अब्दुल रहीम खान एक खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो ख्वाजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। यानी इसका गलत आंसर जो बी ही हो जाएगा। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे, यानी ये फाइनेंस मिनिस्टर राजा मान सिंह नहीं थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, शेष इसमें सही है। यानी अबुल फजल वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखा, ये सही है। और यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे, ये भी सही है। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य न्यायाधीश मुख्य सलाहकारों से, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन देखें, अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक राजा मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री थे। अन्य विकल्प सही से मिलते हैं। राजा मानसिंह जयपुर राजघराना के कछवा राजपूत राजा थे। चलिए अगला देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न आपका ये बनता, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? यहाँ देखते हैं, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो 20 का है मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। इसका इसे कब पूछा गया इसको देख लें, यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो है एक्सप्लेनेशन, अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के, ये इंपॉर्टेंट है, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास, तानसेन को कौन सी उपाधि दिया था? कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दिया था अकबर ने तानसेन को। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है, यानी इसका मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसका मूल नाम तानसेन का रामतनु पांडे था और अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दिया था और यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। चलिए अगला देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो सी रहीम खान जो है प्रसिद्ध कवि थे। इसमें देखें, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का प्रमुख कवि था। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझक एक बाबरे को उसके मूल तुर्की रूप से फारसी में अनुवादित किया था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था, यानी अकबर का राजकवि कौन था? फैजी था। और यह जो थे अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो यहाँ देख सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको रहीम के नाम से जानते हैं। जैसे रहीम के दोहे देखें, कबीर के दोहे इत्यादि फेमस है, तो वहीं रहीम हैं। अगला देखें 14, टोडर मल को लिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो डी है मुशरिफ ए दीवान के नाम से जानते थे। इसका देखें, टोडर मल को मुशरिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक नई व्यवस्था प्रारंभ किया था, जो जब्ती आइन ए दरसाला के नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टोडरमल जो है किस नाम से जानते हैं, इनका नाम क्या था? तो यह मुशरिफ ए दीवान थे। टोडरमल को मुशरिफ ए दीवान के नाम जाना जाता था। उन अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए नई व्यवस्था, यानी किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण की एक नई व्यवस्था प्रारंभ की, जो जब्ती आइन ए दरसाला के नाम से व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। यानी पूछा जा सकता है, जब्ती आइन ए दरसाला जो है यह भू राजस्व का निर्धारण किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था या मुशरिफ ए दीवान ने किया था। अन्य किस नाम जाना जाता था? तो ये इनका नाम था, या पद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो PYQ है आपका यह बनता है 15 नंबर, बुलंद दरवाजा डांटट द्वारा बनाया गया था। तो बी अकबर द्वारा बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कब पूछा गया, आप ध्यान दें। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। यानी इसमें इतिहासकारों के बीच जो है मतभेद है। उससे ज़्यादा जो इतिहासकार हैं वह गुजरात विजय पर ही आधारित मानते हैं, इसलिए गुजरात विजय यहाँ पर दिया गया है कि बुलंद दरवाजा किसके? अकबर द्वारा बनाया गया है। और इसमें 2 धड़े हैं। तो पर्सी जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं दक्षिण विजय में किया था, और जो कुछ इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि
गुजरात विजय जब 1572 से 1573 में किया तो उसने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यानी बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था अकबर ने। चलिए इसमें 16 नंबर PYQ देखें तो ये है अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सी इसका आगरा जिले में है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। 17 PYQ देखें तो इनमें कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो सी अकबर जो है अनपढ़ है, यानी महान अकबर द ग्रेट जो है कि मध्यकालीन भारत में सबसे महान शासकों में अकबर द ग्रेट माना जाता है, वो अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। और जो प्राचीन भारत में देखें तो अशोका द ग्रेट होता है, यानी जो मौर्य सम्राट अशोक था वह प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासकों माना जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राजपूत राजा बीरसाल के अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं के कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसने 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था, जिसमें अकबर की शिक्षा को उचित प्रबंध नहीं किया जा सका था। यानी इस शरणार्थी के रूप में ही इसका जो जन्म हुआ था, वह जब राजा था उस रूप में, यानी जब हुमायूं राजा के रूप में था तो अकबर का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि शरणार्थी के रूप में था। यानी 1540 से लेकर के 1555 तक, यानी 1500 वर्षों तक वो शरणार्थी, इसी बीच अकबर का जन्म हुआ, इसलिए उसे उचित शिक्षा का प्रबंध जो है यह नहीं कर पाया, इसलिए वो अनपढ़ रह गया। क्योंकि जब यह हुमायूं मरता है तो उसकी आयु 14 वर्ष हो चुकी होती है, इसके बाद वो गद्दी से मारता है। तो इसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, तो बी इसमें बदायूं ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अब्दुल कादिर बदायूं अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की है, यानी मुंतखब उत तारीख की रचना किसने किया है, तो बदायूं ने किया है, अबुल कादिर बदायूं ने किया, जो अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये है 19 नंबर है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था, तो इसको देख सकते हैं अभी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ऊपर हमने देख लिया था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो इसके बीच में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी जो कि राजस्थान में का युद्ध जून 1536 में मेवाड़ के महाराजा राणा प्रताप, यानी मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह था आसफ खान ने किया था। याद रखें, ये पूछ देता है कि मुगल सेना का नेतृत्व कौन, तो मानसिंह और आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां शूर था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला कौन सा जो एकमात्र मुस्लिम सरदार था, तो हकीम खां शूर था। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए तो उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, तो इसको देख सकते हैं, ये 1605 से 1627 यानी 22 वर्ष तक इसने शासन किया जहांगीर ने। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वो अकबर के बाद दिल्ली की बेटा, उसके बचपन का नाम सलीम था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है 21 नंबर, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, तो 20 का आंसर है अजमेर के किले में मिला था। एक्सप्लेनेशन देखें तो थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। 22 नंबर प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, तो डी है औरंगजेब, जो शराब नहीं पीता था। यानी औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए, तो सी औरंगजेब है। दिए गए विकल्पों जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, तो डी औरंगजेब के समय में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह है कि 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जय सिंह से हुआ। आगे चलकर
1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। यानी 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब तक स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। इसके बाद जो मुगल खुद देखें तो विघटन के दौर में चले जाते हैं, जो मुगलों का विघटन शुरू हो जाता है, तो मराठे ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं। चलिए, जो प्रश्न था उसकी व्याख्या हमने कर लिया। आगे देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र था, तो इसमें डी है। शाहजहां जो है औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था। सॉरी, शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अक्सर पूछ देता है कि इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो इसी का हुआ। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था, यानी 49 वर्ष तक। अकबर भी 49 वर्ष तक किया था। सर्वाधिक समय तक मुगल शासन करने वाले दोनों शामिल थे। तो यह इसके समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, याद रखें। और इसका सादा जीवन था, हमने देख लिया था। इसका व्यक्तिगत आदर्श था, आचार विचार में कठोर नियंत्रण करता, सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता, सारा बिल्कुल एक तरह से आदर्श था। लेकिन एक तरह से देखें तो इसको इतिहास में जो है काफ़ी क्रूर बताया गया है इसके कार्यों की वजह से। और जबकि इसमें देखें तो इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर डांडट ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो सी है अमानत खान सिराजी। ताजमहल के लेखक जो कैलीग्राफर हैं अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कब पूछा गया है, इसको देख लें। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको मुमताज महल के नाम से जानते हैं, की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। कैलीग्राफर का मतलब देख सकते हैं सुलेखक था। ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी ताजमहल जो था उसका डिजाइन जो बनाया था उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। और जबकि इसका सुलेखक या कैलीग्राफर कौन था? वो आपका अमानत खान सिराजी था। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखें। संगमरमर का पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डांडट किस समय में हुआ था? तो इसको देखें, जो 27 नंबर है वो डी है, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये है संगमरमर पत्थर में पियत्रा ड्यूरा का काम मुगल शासक शाहजहां के समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल व आगरा के किले की मोती मस्जिद, सुमन बुर्ज आदि में इसका प्रयोग हुआ था। यानी संगमरमर पत्थर में पियत्रा ड्यूरा का काम जो मुगल शासक शाहजहां के समय में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। इसमें ताजमहल आगरा के किले में मोती मस्जिद, आगरा किले में कौन सा मोती मस्जिद है, सुमन बुर्ज है, यहाँ पर जो है इसका ड्यूरा यानी पियत्रा ड्यूरा का काम किया गया, जो संगमरमर का एक पत्थर था। 28 नंबर प्रश्न देखें तो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो सी कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, जिसको हमने देखा था इसके न्यू जो है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। इसमें 3 लोग महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, इल्तुतमिश भी होता है। और आगे इसमें देख लेते हैं, यानी ऊपर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर लिया था। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर, इसी परिसर में कुतुब मीनार है में अवस्थित। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। ये कुतुब मीनार परिसर में, यानी जो लौह स्तंभ है इसका जो है वो गुप्त काल में किया गया था, लेकिन कुतुब मीनार को हमने देखा था कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। सल्तनत काल की शुरुआत यहीं से होती है। तो ऊपर हमने देख लिया, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद 29 नंबर देखें तो बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी का है। इसको देखें तो इसके अंतर्गत यह कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यानी शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम जो है जिला है, सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसको देख सकते हैं, फरीद था। इसमें देखें शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। इसमें खां ने जोड़ा है। शेरशाह को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी
द्वारा दी गई थी। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यानी इसको शेर खां की उपाधि कौन दिया था, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लें, बहार खां लोहानी ने दिया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो डी हुमायूं। यानी जो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली थे, ये हुमायूं के समय जो है मुगल सम्राट से प्रसिद्ध चित्रकार थे, या हुमायूं के सहयोगी के रूप में थे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से बनता है कि प्रसिद्ध फारसी चित्रकार, यानी चित्रकार कौन था, फारसी चित्रकार मीर सैयद अली, यानी मीर सैयद अली कौन सा था, फारसी चित्रकार था। अब मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे, इसमें अब्दुल रसमद यानी अब्दुल समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। यानी पूछ सकता है कि मीर सैयद अली किस मुगल शासक से संबंधित थे या समय थे, तो हुमायूं के समय थे, और इसने अब्दुल समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। 32 नंबर देखें, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना इनमें से किस मुगल शासक ने की थी, तो ये है शाहजहां ने। चलिए देखते हैं, शाहजहां ने दिल्ली, इसका जो पुराना नाम था शाहजहानाबाद, यानी शाहजहां ने दिल्ली शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले में प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन मोर सिंहासन के नाम से कहा जाता था। पंचमहल किसमें स्थित है, तो इसका सी है, फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल स्थित है। देख सकते हैं कब पूछा, एक्सप्लेनेशन देखें। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया, यानी जो कि आगरा में है। यहीं पर बुलंद दरवाजा भी हमने देखा था। इसके बाद देखें 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया था, तो बी है, अकबर द्वारा कराया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कब पूछा गया, आप ध्यान दें। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया था। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यानी फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है, वहाँ जो है अकबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण कराया था, तो अकबर के शासनकाल में दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल इत्यादि फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसको ए शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। एक्सप्लेनेशन देखें, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगलों की शाही मस्जिद के रूप में भी जाना जाता था। 36 नंबर देखें, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था, तो डी शाहजहां ने बनवाया था। एक्सप्लेनेशन देखें, लाल किला परिसर का निर्माण भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद के किले के रूप में की गई थी। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण लाल किला के रूप में किया गया था। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो ये है मिराक मिर्जा घियास था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें कब पूछा गया है, ध्यान दें। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास यानी गियास थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह चारबाग शैली में बना है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, याद रखें, शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, डी औरंगजेब ने दिया था। कहाँ पर, बंगाल में। मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, और उसके बाद मुगल बादशाह फारूकसियर ने 1717 ईस्वी में, यानी इसके 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो उसके 10 साल बाद फारूकसियर ने एक फरमान जारी कर जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। 39 नंबर देखें, तो मुगल वंश के पहले सम्राट अकबर, मुगल वंश के पहले सम्राट जो था बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा ली। ये पुस्तक का नाम क्या था, तो बी है, बाबरनामा है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है, जिसे तुज्क-ए-बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने तुर्की में इसको लिखा है।
अगला प्रश्न देखें 40 नंबर ये बनता है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो ये होगा जियाउल बर्ने जो है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक हैं। जियाउद्दीन बर्ने एक इतिहासकार एवं राजनीतिज्ञ विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारिक ए फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति ज्ञातव्य की शम्स ए सिराज अफी ने भी तारिक ए फिरोज शाही की रचना की है। इंपॉर्टेंट है, नोटेड पॉइंट दोनों को आप याद रखें। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो बी है अबुल फजल। इंपॉर्टेंट है, कब पूछा गया आप देख सकते हैं। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल की आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। यह 3 भागों में इसका तीसरा भाग आयन अकबरी है, यानी तीसरा भाग क्या आयन अकबरी है। अकबरनामा का 3 भागों में विभक्त है, जिसके लेखक अबुल फजल हैं, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक है। आयन ए अकबरी किसने लिखा है? तो सी अबुल फजल ने। व्याख्या हमने देख लिया था। 43 नंबर अकबरनामा, फिर इसके बाद डांटा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आयन अकबरी के नाम से जाना जाता है। डी तीसरे खंड में अकबरनामा जो तीसरा खंड में अकबर के बारे में सारी जानकारी है। इसके बाद देखें अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल हैं। यह ग्रंथ 3 खंडों में लिखा गया। इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके तीसरे भाग को आयन अकबरी के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी नहीं सुमेलित। हुमायूंनामा हुमायूं नहीं लिखा है। बाबरनामा बाबर लिखता है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर लिखते हैं। और तुजुक ए जहांगीर लिखता है, लेकिन हुमायूंनामा हुमायूं नहीं लिखता है। एक्सप्लेनेशन देखें तो हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। इसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन उपलब्धियों का विवरण है। तुझ ए जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा ए तुझ ए बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर यानी इनायत खां हैं। यानी मुगल बादशाहों में जो मुगल काल का जो श्रेष्ठ समय था बाबर से लेकर औरंगजेब तक, उसमें जो है 2 जो है अपनी आत्मकथा लिखते हैं। एक जो देख सकते हैं बाबरनामा जो है या तुझ ए बाबरी बाबर की रचना करता है, और तुझ ए जहांगीर लिखता है। देखो हुमायूंनामा जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम लिखती है, और शाहजहांनामा जो है यह अलग जो है मोहम्मद ताहिर लिखते हैं। इनायत खां हैं, इनको इनायत खां के नाम जानते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो बी है गुलबदन बेगम, यानी जो इसकी सिस्टर है, या यूँ कहें कि जो बाबर की पुत्री है गुलबदन बेगम। यानी उसके 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी बाबर का। वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो सी रंगून में। 1857 क्रांति के बाद जो है दिल्ली पर जब कब्जा कर लेते हैं जो क्रांतिकारी जो होते हैं, तो यहाँ पर जो है उनको सम्राट घोषित कर देते हैं, लेकिन जो है वो बहुत जल्द दबा दिया जाता है। इनको पदस्थ करके रंगून भेज दिया जाता है, यानी बर्मा भेज दिया जाता है रंगून, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 इसमें रंगून में होती है। यानी 1857 की क्रांति के देखें कितने साल बाद होती है? तो 5 साल बाद इनकी मृत्यु होती है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो बी इसमें है। बी का मतलब सादत खां था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता सादत खां, जिनको बुरहान उल मुल्क कहा जाता है, ने किया था। 1722 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। तो उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। वह अवध का पहला नवाब था। 1739 ईस्वी में सादत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां की भतीजी एवं दामाद सफदरगंज को अवध का नवाब नियुक्त किया। 48 पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये है जहांदार शाह। इसमें देखें तो बहादुर शाह प्रथम के पश्चात, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है वह मुगल गद्दी बैठता है। यह मुगल काल का विक्टोरियन समय होता है। तो बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह यानी 1712 से 1713 ईस्वी यानी 1 साल के लिए शासक बना। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फ़िकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, गुप्त काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? एक कोतवाल कहते थे। तो यहाँ पर देखें मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया कोतवाल कहा जाता था। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार यानी प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इस पर।
तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो डी है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, सेल्फ निश्चित देखें। मुगल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। अब इसके बाद मध्यकालीन भारत पर विविध प्रश्न होंगे। इसमें देखें विविध पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप एक बार देख लें कितने प्रश्न पूछे गए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन से इसकी व्याख्या देखते हैं। यानी कुल मिलाकर 16 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन 16 प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी विविध ग्रुप में। तो चलिए पहला विविध का पहला प्रश्न देखें, निम्न से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो डी इसमें हो जाएगा। तुकाराम जी जो है वो संत, यानी जो है शिवाजी के समकालीन थे, तुकाराम संत जी। यानी संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे तुकाराम जी। यानी संत तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो शिवाजी के समय। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था। इनके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा जो था प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद था, अमात्य वाक्या नवीस या मंत्री, सुमंत या दबीर, सुरु नवीस या सचिव, सर नौबत या सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश, ये 8 जो है मंत्री थे। इसको अष्टप्रधान कहा गया था। तीसरा इसमें देखें निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो ये मराठा के थे। मराठा सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी। शिवाजी छापामार रणनीति में माहिर थे। चौथा देखें, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी व्यक्ति यानी डाट के परिवार द्वारा संभाले गए थे, जिसमें पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो 20 में है चित्तपावन ब्राह्मण, यानी शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाले गए थे, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी को उत्तराधिकारियों को सेवा की थी। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कब पूछा गया, ध्यान दें। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति प्रभावी रूप से पेशवाओं के हाथ में आ गई थी। पेशवा चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। पांचवा देखें, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। कौन सा मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो डी पूना या पुणे बना था, पूना या पुणे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। उसके उपरांत पूना शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। प्रथम पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था। छठा इसमें देख सकते निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। इसका डी सही मिलान है, पेट देख सकते हैं 2023 में ये पूछा गया है। तो इसमें देखें सिंधिया उज्जैन से संबंधित है, और इसमें देखें होलकर देखें तो होलकर जो इंदौर से संबंधित है। इसके बाद देखें जो गायकवाड़ थे यह बड़ौदा से संबंधित है, और भोसले जो थे वो नागपुर से संबंधित थे। तो जो सिंधिया मराठा थे वो उज्जैन से देख सकते हैं, यानी इसका डी आंसर सही है कि सिंधिया जो मराठा प्रमुख थे उनका क्षेत्र उज्जैन था, होलकर का इंदौर था, गायकवाड़ का बड़ौदा था, भोसले का नागपुर था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका मराठा प्रमुखों के क्षेत्रों के संबंध निम्नलिखित मिलान ये है, सिंधिया उज्जैन या ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर से थे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा है? तो सी इसमें जो क्रम है, सी का मतलब सबसे पहले चौथा होगा इल्तुतमिश है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है, फिर इसके बाद पहला शेरशाह सूरी है, लास्ट में जो अकबर है। यहाँ पर देख सकते हैं शासन काल दिया गया इल्तुतमिश। देखें तो वास्तविक देखें सल्तनत काल का संस्थापक या गुलाम वंश की स्थापना जिसको गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश होता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक देखें तो जो वो स्थापना करता है गुलाम वंश के, वो अपनी राजधानी लाहौर ही बनाता है, लेकिन दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश बनाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका समय 1211 से 1236 है, यानी 25 वर्ष तक के शासन करता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, यानी क्रम के साथ देखें खिलजी वंश जो सबसे छोटा वंश होता है सल्तनत काल में शासन करने वाला 30 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहता है, 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष से शासन करता है। जैसे शेरशाह सूरी या मुगल सम्राट में आ जाता है, यानी देखें तो बाबर के बाद हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आता है, उसको अपदस्थ कर देता है शेरशाह हुमायूं को 15 वर्षों के लिए। तो शेरशाह सूरी 1540 5 वर्ष के होता है। इसके बाद अकबर, यानी अकबर का जो पूर्वगामी था वो यह आपका शेरशाह सूरी को माना जाता है,
तो इसका समय थे 1556 1605 49 वर्ष तक शासन का सर्वाधिक करने वाले शासकों में अकबर द ग्रेट रहा है। औरंगजेब भी 49 वर्ष तक शासन करता है। तो इसका क्रम ये रहा है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो सी है आशा अहिर द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब पूछा गया, ध्यान दें। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, यदुवंशी अहिर राजा आशा अहिर द्वारा बनवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 9वें नंबर प्रश्न, तो वर्ष डांट दिया है, यानी इसमें भी स्टार बना दिया है। समसामयिक घटना चक्र ने गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाए थे तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। तो इसका देखें क्या एक्सप्लेनेशन है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की नींव रखी थी। 1699 इस विकल्प में कोई नहीं, इसलिए इसने स्टार बना दिया। 1699 होना चाहिए था। तो नींव रखी थी। इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को पंच ककार का मतलब उनको 5 प्रकार के या केस रखना होता था, कंघा रखना होता, कड़ा रखना होता, कच्छा रखना होता और कृपाण धारण करना होता था कि शपथ लेनी पड़ता। पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के अंत में कौर उपाधि दी जाती थी। अतः दिए गए विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। यूपीएससी द्वारा जारी संशोधित उत्तर इस प्रश्न का उत्तर ये माना था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ए का मतलब 1679 माना, जबकि 1699 होना चाहिए, यानी 20 वर्ष कम कर दिया इसमें। 10 नंबर प्रश्न देखें, यहाँ मैच कराना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड मैच करा कर यहाँ आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर, यानी इसमें पूछ क्या रहा है कि जो सुमेलित कीजिए तो सूची के नीचे दिए कूट का सही उत्तर का प्रयोग करिए। तो इसमें ए सही है। ए का मतलब ये हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध दूसरा है 1556 में। प्लासी का युद्ध देखें तो यह तीसरा है। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, आधुनिक काल में चला गया। हल्दी घाटी का युद्ध देखें तो ये चौथा है 1576। तालकोटा का युद्ध देखें 1565 में होता है। कब पूछा गया, आप ध्यान दें, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में युद्ध निबल के षड्यंत्र होता है, जिसको आगे हम देखें। बंगाल के नवाब सिराजदौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के 1536 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहुनी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इस संयुक्त सेना में बरार शामिल नहीं था। 11 नंबर, इनके कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है इसमें सही ढंग से। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म ये गलत है और ये सही है। 1333 भारत पहुंचा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, सही है। 1458 वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था केरला में, ये भी सही है। ये गलत है 1506 वाला। एक्सप्लेनेशन देखें तो गुरु नानक देव का जन्म 1469, ये 1506 दिया है। 1469 में तलवंडी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। वो खत्री परिवार संबंधित थे। ये सिखों के पहले गुरु थे, अन्य सही विकल्प सही सुमेलित हैं। 12 भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो सी रामानंद को दिया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को है। वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे, यानी वह रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने सगुण उपासना पर बल दिया था। 13वां, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो सी रामानंद जी थे। दिए गए विकल्प में स्वामी रामानंद ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, संत जिन्होंने अपने संदेश प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। चलिए अगला देखते हैं 14, किस सिख गुरु को आदि ग्रंथ संकलित किया गया था? तो सी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव यानी अर्जन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव रखवाई। कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल नाम दिया गया था। विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजद्रोह के आरोप में गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दिलवा दिया था। 10वें आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये डी गुरु गोविंद सिंह जी थे। कब पूछा गया, ध्यान दें। गुरु गोविंद सिंह 10वें आखिरी सिख गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 16 गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन का प्रमाणित किया था। तो सी है गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ देखें, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस पवित्र ग्रंथ का संकलन 5वें गुरु अर्जुन यानी अर्जन देव ने सन 1640 में पूरा किया था।